और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए। Deplorable incident. It demonstrates a complete breakdown of law and order in the state of West Bengal. Since yesterday, there was evidence of inadequate police presence for the national president of the world's largest political party. There were clear signals emanating from the establishment that they were uncomfortable with the growing popularity of the Bharatiya Janata Party in West Bengal. And the attack, the way the stones were pelted on the cavalcade, you saw the size of the stones, you saw the injuries that our senior leaders have faced. It is fortunate Mr. Nadda's car was bulletproof. Otherwise, this clearly was an attempt to muzzle democracy in West Bengal. And we strongly condemn it. We believe strictest of action should be taken on the goons who have attacked the national president of the BJP. In fact, this is not only an attack on Mr. Nadda, it is an attack on the very foundations of the rich democratic tradition of India. Once again, we demand the strongest of action and condemn this heinous incident of attacking Shri J.P. Nadda ji. मित्रों, आप सबके ध्यान में है, पिछले संसद के सत्र में भारत सरकार 3 कानून लेकर आई थी। एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम और दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ संशोधन, ऐसे लगभग 3 कानून भारतीय संसद ने पारित किए। कृषि के क्षेत्र में ये 2 कानून है जिसमें कृषि उपज का व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है और उनके मूल्य आश्वासन से संबंधित है। इन दोनों कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया, पक्ष और विपक्ष ने। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा पूरी हुई और उस समय जब मेरे जवाब देने की स्थिति खड़ी हुई तो प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने उस दिन बहुत ही एक अभद्र घटना को अंजाम दिया जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा काले धब्बे के रूप में अंकित रहेगी। लेकिन दोनों कानून पारित हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजे गए और उनके हस्ताक्षर के बाद आज ये देश भर में लागू हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में योजनाओं के माध्यम से और अनुदान के माध्यम से काफी कुछ करने का प्रयत्न किया जाता रहा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव तक और खेत तक पहुंचे, इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी
और कानून के माध्यम से भी जो बंदिशें थीं वो खुले, इसका देश भर को इंतजार था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, कृषक को आय सहायता के रूप में और अनुदान दिया जाए, योजनाओं को परिष्कृत किया जाए। इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप सबको मालूम है कि 2014 से पहले सभी पत्रकारगण यहाँ मौजूद हैं, यूरिया की सीजन पर भयानक किल्लत होती थी और जब यूरिया की जरूरत राज्य को होती थी उस समय मुख्यमंत्री डेरा डालकर दिल्ली में बैठते थे कि हमको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अनेक स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटने का काम किया जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी कि रेलवे स्टेशन से यूरिया लूट लिया गया, बीच में कोई यूरिया का ट्रक जा रहा था उसको रोक लिया, क्योंकि लोगों को यह रहता था कि अगर ये सामने से निकल गया तो यूरिया नहीं मिलेगा। मोदी जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया और गत 6 वर्षों में कोई भी यूरिया की किल्लत देश को नहीं हुई, किसान को नहीं हुई। सुचारू रूप से यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रही और इसलिए ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनको 6 साल में किया गया, मैं उनको आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन सारे विषयों को करते 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 इस बात की देश को अपेक्षा थी कि कानूनों के माध्यम से भी हमको कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस मामले में पहले अनेक बार सरकारों के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों के माध्यम से ये रिकमेंडेशन की जाती रही। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो। यह कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधानित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफर करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि
निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे, इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। लेकिन आप सबको ध्यान है कि ये कानून का देश भर में स्वागत हुआ और देश भर में एक नई उत्साह और उमंग के साथ लोग काम करने के लिए आए, और बीच में कई ऐसे भी उदाहरण हम सब लोगों के सामने आए हैं कि अगर भुगतान का विषय आया तो इस नए कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसान का, बड़वानी मध्य प्रदेश का जिला है, वहां एसडीएम ने इस कानून के अंतर्गत तत्काल भुगतान कराया। ओपन ट्रेड में जो किसान गए उसका फायदा भी, वो व्यापारी गए और किसान दोनों ने जब ट्रेड की तो निश्चित रूप से किसान को बढ़ी हुई कीमत मिली, और ये सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन बीच में इन विषयों को लेकर कुछ किसान और कुछ यूनियंस आंदोलन की राह पर आ गई। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा और साथ ही हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे। विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूंकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए। तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की, 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें, तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन बीच में ही 6 तारीख को 9 तारीख की रात को फिर बातचीत हुई। 8 की रात को बातचीत हुई और बात में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंततः हमको ये लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है। तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो। हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ और आपने देखा कि हम लोगों ने